मॉलिक्यूल यूनिट से न्यूक्लिक एसिड टॉपिक जो अपना रनिंग में है, जिसमें अपने फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें अगर बात करें हम डीएनए की, तो डीएनए का जो मेन काम है, एक तो जेनेटिक जो हमारे करैक्टर हैं, अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाता है। जेनेटिक करैक्टर को ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। और सेकंड जो इसका फंक्शन है, डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें जो एंजाइम मेन एंजाइम रोल प्ले करता है, डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमर का अर्थ आप समझते हो, पॉलीमर यानी बहुलक। तो जो डीएनए का बहुलक बनाएगा वो डीएनए पॉलीमरेज होगा, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। अब इसमें होता क्या, देखो, जैसे डीएनए की संरचना हमने पढ़ी थी, द्विकुंडली संरचना होती है इस तरह से। तो ये जो यहाँ मान लो ए है, यहाँ ए के सामने टी आएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ऐसे ही ये सी है, सी के सामने जी आएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, टी के सामने ए आएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, जी के सामने सी आएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ए के सामने टी आएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है। ये जो इसके अंदर हेलिक्स होती है इसकी, ये खुलने लग जाती है इस तरह से। तो अब हम ये हेलिक्स जो है खुली हुई दिखा रहे हैं कि हेलिक्स खुल चुकी है इसकी। तो अब ये जो हेलिक्स थी, ये खुल चुकी है इसकी हेलिक्स। ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ टी लगा है इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन पर टी है। ठीक है। इसके सामने वाली पोजीशन पर ए था। ऐसे ही अब इस पोजीशन पर जी आ गया, ये वाला, ये घूम के ऐसे आई, देखो है ना, ये जी आ गया। तो इस पोजीशन पर आप देखोगे सी लगा है, और इस पोजीशन पर ए है, और इस पोजीशन पर इसके टी लगा है। अब ये घूम के यूं आ गई इधर, है ना। तो यहाँ इस पोजीशन पर जी है, इस पोजीशन पर ए है, और इसके इस पोजीशन पर सी है, और इस पोजीशन पर टी है। तो ये इस तरह से डीएनए खुल जाता है। अब एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज जब एंजाइम आता है, तो अब होगा क्या, यहाँ एक कुंडली और बननी तैयार हो जाती है, एक स्ट्रैंड और बनना शुरू हो जाता है इस तरह से। ठीक है। ऐसे इसमें भी एक स्ट्रैंड और बनना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर भी एक स्ट्रैंड और बनने लग जाएगा, यूं ये एक स्ट्रैंड बनने लग जाता है। तो अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा, तो अब क्या होगा, देखो, जी के सामने क्या आ जाएगा, जी के सामने सी, ए के सामने क्या आ जाएगा, टी, इधर टी, इधर सी आ जाएगा जी के सामने, और ए के सामने आ जाएगा टी। ठीक है। तो ये सेम टू सेम देखो बन गया, वही जैसा था, जो ओरिजिनल था ना, सेम वैसा बन गया, जैसा ओरिजिनल था ना, सेम टू सेम वैसा ही बन गया। देखो, क्लियर। अब इसमें देखोगे तो टी के सामने क्या आ जाएगा, टी के सामने ए, सी के सामने क्या आ जाएगा, जी, टी के सामने क्या आ जाएगा, ए, सी के सामने जी, टी के सामने ए। तो दोनों भी देखो हूबहू सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम बन गए दोनों। ये डीएनए प्रतिकृति होती है। और बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि डीएनए प्रतिकृति अर्धसंरक्षी होती है। ये सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डीएनए की प्रतिकृति जो होती है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, वो अर्धसंरक्षी होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्यों बोलते हैं इसको अर्धसंरक्षी?
क्योंकि जो ये डीएनए बना है, ये वाला डीएनए देखोगे आप, तो इसमें एक स्ट्रैंड तो पुराना ही है और एक स्ट्रैंड नया बना है ना। इसमें भी क्या है, एक स्ट्रैंड पुराना है और एक स्ट्रैंड ही नया है। तो जो दो डीएनए बने हैं उनमें एक स्ट्रैंड पैतृक होता है, मतलब पैटर्नल होता है, एक स्ट्रैंड पैतृक होता है और एक स्ट्रैंड जो होता है वो नया बनता है। तो जो डीएनए बन रही है वाला, इसमें क्या है, एक स्ट्रैंड तो पुराना ही है और एक स्ट्रैंड नया बना है। क्लियर? जो हमने ब्लू कलर से दिखाया है ना, जो हमने ब्लू कलर से दिखाया है वो तो पुराना है और जो हम रेड से दिखा रहे हैं वो नया है। यहाँ भी सेम हमने ऐसा ही किया है, जो हमने ब्लू से दिखाया है ना वो पुराना है और जो हम रेड से दिखा रहे हैं ना वो नया है। तो जो डीएनए बना है उसमें एक स्ट्रैंड तो पुराना है यानी पैतृक है, जो उसे पेरेंट्स से मिला है, और एक स्ट्रैंड जो है वो नया है। तो डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वो अर्धसंरक्षी होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। अब दूसरा जो काम आता है वो आता है प्रोटीन संश्लेषण का। न्यूक्लिक अम्लों के कार्यों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है, पहले डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ये अनुलेखन है और ये अनुवादन है, अनुलेखन और अनुवादन। क्लियर? डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो कौन सा एंजाइम आएगा, कौन सा, आरएनए बन रहा है अब, तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए, बाकी तो बहुत से एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, लाइगेज, बहुत सारे एंजाइम यहाँ यूज होते हैं, उन सारों की बात नहीं करेंगे अपने। तो यहाँ जो मेन एंजाइम है, डीएनए से आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, ठीक है। और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है, एमआरएनए यहाँ टेम्पलेट का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्पलेट यानी सांचे का काम कौन करता है, सांचे का काम एमआरएनए करता है। सांचे का जो काम है वो एमआरएनए कर रहा है, ठीक है। आरआरएनए क्या करता है, आरआरएनए फुल फॉर्म क्या है आरआरएनए की, राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोम का निर्माण करता है, राइबोसोम का संश्लेषण राइबोसोमल आरएनए करता है। और टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए जो है वो ट्रांसफेरल आरएनए है, स्थानांतरण आरएनए है। ये अल्फा अमीनो एसिड्स का ट्रांसफर करता है, अल्फा अमीनो एसिड का स्थानांतरण करता है। तो ये तीन आरएनए आपके पास आ गए, एमआरएनए जो कि टेम्पलेट का काम करेगा, आरआरएनए जो राइबोसोम का काम करेगा, टीआरएनए जो अमीनो एसिड का स्थानांतरण करेगा, क्योंकि अमीनो एसिड जुड़ेंगे तभी प्रोटीन बनेगा, है ना। अमीनो एसिड जुड़ेंगे तभी प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन बनाने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए ना, प्रोटीन बनाने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, वो जगह होती है राइबोसोम। इसीलिए हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन बनता है ना, राइबोसोम के कणों में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसीलिए राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब देखो कैसे बनेगा, सिस्टम क्या रहेगा। देखो डीएनए से एमआरएनए बन गया, वो कैसे बनता है, वो सेम यही स्थिति होती है। देखो ये जो डीएनए की कुंडलियां होती है खुल जाती हैं। अब यहाँ मान लो ए है, यहाँ मान लो जी है, यहाँ मान लो टी है, यहाँ मान लो जी है, यहाँ मान लो सी है, यहाँ मान लो ए है। तो अब आरएनए पॉलीमरेज आता है और यहाँ आरएनए का निर्माण शुरू कर देता है। अब ये आरएनए का निर्माण यहाँ से शुरू हो जाता है। अब ये आरएनए बन रहा है, तो ए के सामने क्या आएगा, ए के सामने यू आएगा ना, आरएनए में यू होता है। सी के सामने क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी के सामने सी आ जाएगा, टी के सामने ए आ जाएगा,
टी के सामने ए, है ना, टी के सामने ए आ जाएगा, जी के सामने क्या आ जाएगा, जी के सामने, जी के सामने सी, और ए के सामने क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक आरएनए तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ कई लिख रहा हूँ, जैसे ए यू जी, यू सी ए, यू ए, यू जी ए, यू ए, यू जी, और यू सी यू। इस तरह से ये कई मैंने कोडोन यहाँ तैयार कर लिए हैं। देखो 3-3 अक्षरों का कोडोन है, ये 3 अक्षर, 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 ये 3 अक्षर और ये 3 अक्षर, है ना। 3-3 अक्षरों का कोडोन होता है। 3 का ही क्यों होता है पता है क्या? 3 का ही क्यों होता है? क्या कारण है कि कोडोन 3 अक्षरों का बना होता है? कोडोन जो होता है वो 3 अक्षरों का बना होता है। क्या रीजन है इसका पता है आपको? कुल कितने अक्षर हैं आपके पास आरएनए में? कुल कितने अक्षर हैं आरएनए में जो मुख्य अक्षर है? जो नाइट्रोजन मुख्य अक्षर का मतलब जो नाइट्रोजन क्षार है, कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार है बताओ यार? 4। कौन कौन से? यू, सी, ए और जी। सही है, यू, सी, ए और जी, यही 4 हैं। अब अगर हम ये माने कि एक कोडोन एक अक्षर का बना है, मान लो, अपने मानते हैं 1 बाई 1, ये एक कोडोन एक ही अक्षर से बना है, ये मान लिया जाए, जैसे यू सी ए जी, तो यहाँ यू आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा। ये कोडोन बन गए। कितने कोडोन बन गए आपके पास? कितने कोडोन आ गए? एक कोडोन अगर एक अक्षर का बना होता तो कुल कितने कोडोन आ जाएंगे? 8 आ गए, 4 आ गए, है ना। 4 की पावर 1 कर लो, सिंपल सी बात है। 4 की पावर 1 कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो 4 कोडोन आ गए आपके पास। जबकि अमीनो एसिड कितने हैं? अल्फा अमीनो एसिड कितने हैं? अल्फा अमीनो 20। तो एक कोडोन अगर एक अमीनो एसिड को व्यक्त करे, तो अगर एक अक्षर से बना हुआ माने तो 4 ही कोडोन आए, तो ये 4 कोडोन तो 4 ही अमीनो अम्ल को व्यक्त कर पाएंगे। तो क्या ये 4 कोडोन 20 अमीनो अम्लों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है क्या? 4 कोडोन 20 को व्यक्त नहीं कर सकते, है ना। 4 कोडोन 20 अमीनो एसिड को कोडित नहीं कर सकते, इसलिए कोडोन को हम एक अक्षर से बना हुआ नहीं मान सकते। अब अगर ये माना जाए कि एक कोडोन 2 अक्षरों से बना है, तो 4 की पावर 2 16 आ जाएंगे ना। 4 की पावर 2 16, देख भी लो कैसे आएंगे। अब 2 अक्षरों से बना हुआ मान रहे हैं। अब देखो यू सी ए जी, यू सी ए जी, अब 2 अक्षरों से बना हुआ मान रहे हैं ना। तो यहां से या इस टेबल के हर बॉक्स में देखो, यहाँ यू यू आ जाएगा, यहाँ यू सी आ जाएगा, यहाँ यू ए आ जाएगा, यहाँ यू जी आ जाएगा ना, यहाँ सी यू आ जाएगा, यहाँ ए यू आ जाएगा, यहाँ जी यू आ जाएगा। बन जाएगा ना 16 इस तरह से। ये वाला इधर से आ रहा है, ये वाला इधर से आ रहा है ना। ऐसे इस कॉलम में ए आएगा और इस कॉलम में क्या आएगा? सी आएगा। 16 बन गए, 16 बन जाएंगे। जबकि अमीनो एसिड कितने हैं? अमीनो एसिड तो अब बताओ क्या 20 कोडोन पर्याप्त है क्या अमीनो एसिड के लिए? 16 कोडोन पर्याप्त है क्या 20 अमीनो अम्लों के लिए? 16 कोडोन नहीं।
तो यानी कोडोन जो है 2 अक्षरों से बना हुआ भी नहीं माना जा सकता, यानी 16 कोडोन 20 अमीनो अम्लों के लिए पर्याप्त नहीं है। अब अगर ये माना जाए कि एक कोडोन 3 अक्षरों से बना है तो 4 की पावर 3 कितने कोडोन बन जाएंगे? 4 की पावर 3 64 कोडोन बनेंगे। 64 कोडोन तो सफिशिएंट होंगे ना 20 के लिए। तो वो 64 कोडोन कैसे बनते हैं वो भी देख लो। नीचे एक कॉलम और आ जाएगा और एक रो भी और बन जाएगी, है ना, इस तरह से। अब 3 अक्षर ले रहे हैं अपने, यहाँ यू सी ए जी, यहाँ यू सी ए जी, और यहाँ तीसरा अक्षर लेंगे यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। अब देखो यहाँ क्या आएगा? इधर से पहला अक्षर, इधर से दूसरा अक्षर। पहला अक्षर यू, दूसरा भी यू है। तीसरा अक्षर यहाँ से आएगा, यू आएगा यहाँ, है ना, यू। अब पहला अक्षर यहाँ से यू आएगा, दूसरा अक्षर यहाँ से यू आएगा, तीसरा अक्षर यहाँ से आएगा, क्या? सी। समझ गए? लग गया पता? पहला अक्षर यहाँ से यू, दूसरा ये वाला यू, तीसरा यहाँ से ए। पहला यहाँ से यू, दूसरा यहाँ से यू, तीसरा यहाँ से जी। क्लियर? अब यहां बताओ, अब इस जगह पहला अक्षर लो सी, है ना, और यहां से पहला अक्षर लो, सॉरी दूसरा अक्षर यहां से आएगा। पहला अक्षर ये आ गया, पहला अक्षर सीधा ले लो सी सी सी, दूसरा अक्षर आ गया यू 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 यू। लग रहा है पता? तीसरा अक्षर क्या आ जाएगा? यू सी ए जी। अब पहला अक्षर यहां से आएगा, क्या? ए ए ए ए। दूसरा अक्षर यहां से क्या आएगा? यू 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 यू। क्लियर? और तीसरा अक्षर यहां से आएगा यू सी ए जी। ये तीसरे अक्षर है यू सी ए जी। समझ आ गई बात? तो हर कॉलम में देख लो, अब 4-4 कोडोन आ रहे हैं, हर कॉलम में आ रहे हैं 4-4 कोडोन। तो हर आप देख लो टोटल 16 कॉलम है, हर कॉलम में 4-4 कोडोन आ रहे हैं, तो 16 चौके 64 कोडोन बन जाएंगे, और 64 कोडोन 20 अमीनो अम्लों को आराम से व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो हम लोग लिखते हैं ना AUG, ये होता है प्रारंभिक कोडोन, ये मैथ्योनिन को व्यक्त करता है। और यहां 3 कोडोन अवेलेबल होते हैं इन पोजीशंस पर, जो समापन कोडोन होते हैं, किसी भी अमीनो अम्ल को व्यक्त नहीं करते। ये किसी भी अमीनो अम्ल को, यहाँ कोई अमीनो अम्ल नहीं होता, ठीक है, किसी भी अमीनो अम्ल को ये व्यक्त नहीं करते। टोटल 3 कोडोन होते हैं, ओक्रे, एम्बर और ओपल बोलते हैं। ये किसी भी अमीनो अम्ल को व्यक्त नहीं करते। अब देखो क्या होगा जब ये किसी भी अमीनो अम्ल को व्यक्त नहीं कर रहे। मान लो अमीनो अम्ल की एक चेन आ रही है पूरी की पूरी जुड़ी हुई, पॉलीपेप्टाइड बना हुआ है, ठीक है, इनको समापन कोडोन बोलते हैं, जो किसी भी अमीनो अम्ल को व्यक्त नहीं करते, ठीक है। अब यहां ऐसा एक टीआरएनए आ गया जिसके इस छोर पर अमीनो एसिड है ही नहीं, जिसके इस छोर पर अमीनो एसिड है ही नहीं, तो क्या होगा बताओ? क्या ये चेन फिर आगे चलेगी क्या? अब टीआरएनए के इस छोर पर अमीनो एसिड ही नहीं है, तो ये चेन क्या होगा? ये चेन यहीं रुक जाएगी। इसीलिए उसको बोलते हैं समापन कोडोन। यानी जैसे ही समापन कोडोन आता है, प्रोटीन का निर्माण पूरा हो जाता है। क्यों बोलते हैं समापन कोडोन? क्योंकि ये कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल को व्यक्त नहीं करते। क्लियर? तो जब आगे पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड ही नहीं आएगा तो श्रृंखला तो खत्म हो गई। लग गया पता? अब देखो कैसे हम लोग चलते हैं। अब मैं वहां से आपको क्लियर करता हूं।
अब आरआरएनए क्या करता है, आरआरएनए जो होता है वो राइबोसोम का निर्माण कर देता है और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कारखाने का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना है राइबोसोम। तो अब एक राइबोसोम का कण दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो ये राइबोसोम का एक कण है। ये राइबोसोम दिखा दिया मैंने आपको, ये राइबोसोम का एक कण है। राइबोसोम के कण में इस तरह से दो सांचे होते हैं। अब ये राइबोसोम का कण आ गया एमआरएनए के ऊपर, ठीक है। अब कोशिका द्रव्य में बहुत सारे टीआरएनए पड़े हैं, खूब सारे टीआरएनए पड़े हैं। और टीआरएनए मैंने आपको कल भी बताया था, ये मान लो टीआरएनए है। टीआरएनए के एक छोर पर तो क्या होता है, एक छोर पर 3 नाइट्रोजन क्षार लगे होते हैं ना, 3 नाइट्रोजन क्षार लगे होते हैं। और दूसरे छोर पर क्या होता है, दूसरे छोर पर, एक छोर पर तो 3 नाइट्रोजन क्षार हैं और दूसरे छोर पर यहां क्या लगे होते हैं, अमीनो एसिड लगे होते हैं ना, अमीनो एसिड लगे होते हैं, ठीक है। और जिस पर कोई भी अमीनो एसिड नहीं लगा होता ना, ये वाला टीआरएनए ही श्रृंखला को समाप्त करेगा, ठीक है। अब कौन सा टीआरएनए कैसे पहुंचेगा वो देखो। जैसे एक यहां ए लगा है तो ए का पूरक क्या होता है, ए का पूरक यू, फिर अगला अक्षर यू है, यू का पूरक ए, फिर अगला अक्षर जी है, जी का पूरक सी, ठीक है। फिर अगला अक्षर यू है तो यहां यू, अगला अक्षर सी है, सॉरी यू का पूरक आएगा ए, अगला अक्षर सी है, सी का पूरक जी, और फिर अगला अक्षर ए है, ए का पूरक यू। तो अब हुआ क्या देखो, जब ये आरएनए यहां जुड़ा है एमआरएनए पर, तो टीआरएनए जो होते हैं वो अमीनो एसिड को लाना शुरू कर देते हैं। पहला टीआरएनए यहां आता है इस जगह पर, ये टीआरएनए आ गया, ठीक है, ये टीआरएनए आया, कौन सा, यू ए सी, क्योंकि ए के साथ यू जुड़ जाएगा, यू के साथ ए जुड़ जाएगा और जी के साथ सी जुड़ जाएगा। और यहां अमीनो एसिड लगा है मैथ्योनिन, मैथ्योनिन, बाकी और आर्जिनिन, फिनाइल अलानिन, सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, ये सारे होते हैं। ये जो होता है यूसीए होता है ना, यूसीए, ये सीरीन को व्यक्त करता है, यूसीए सेरीन को व्यक्त करता है। तो अपना खैर उतना नहीं चलेंगे है ना, सारे अमीनो एसिड नहीं करेंगे, पूरा जेनेटिक कोड हमारे काम का नहीं है, वो आपके बायो में यूजफुल है। अभी यू का पूरक क्या आएगा, यू का पूरक बताओ, यू का पूरक ए, सी का पूरक जी, और ए का पूरक यू। ये दूसरा अमीनो एसिड यहां पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये वाला अमीनो एसिड और ये वाला अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बंध के माध्यम से। ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, क्लियर, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। आगे बात समझ। अब आरएनए जो होता है ना, राइबोसोम जो होता है ना, वो आगे शिफ्ट होता है, अगले कोडोन पे शिफ्ट होगा। कैसे, ऐसे देखो आप, अब राइबोसोम दिखा रहा हूं मैं, ये अगले कोडोन पे आ गया, देखो यही वाला राइबोसोम आगे खिसकता है, ये इस टेम्पलेट पर आरएनए पर बढ़ता है आगे, ठीक है, और अगले कोडोन को अपने में समाहित कर लेता है, एक स्टेप आगे खिसक जाता है, मतलब ये क्लियर, एक स्टेप आगे खिसक गया। तो अब क्या हुआ, जो ये वाली प्लेट थी 2 नंबर वाली, ये वाली प्लेट इस पे आ गई, ये वाली प्लेट तो इस पे आ गई, ठीक है, और ये वाली प्लेट जो थी वो इस पे आ जाएगी। आगे बात समझ, ये वाली प्लेट इस पे आ गई, तो ये प्लेट आगे पहुंच चुकी है अगले कोडोन पर, आरएनए आगे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, सॉरी राइबोसोम आगे शिफ्ट हो चुका है,
और ये 2 नंबर 1 नंबर से जुड़ चुका है, 2 नंबर अमीनो एसिड और 1 नंबर अमीनो एसिड आपस में जुड़ चुके हैं, तो ये उस RN राइबोसोम के अंदर ही रहेंगे, 2 नंबर और 1 नंबर जुड़े हुए। ये 2 नंबर और 1 नंबर आपस में जुड़े हुए यहां पड़े हैं। और ये वाला टीआरएनए जो होता है, ये वाला टीआरएनए ये फ्री हो जाता है, इसका अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड में चला गया, तो ये टीआरएनए फिर जाता है कोशिका द्रव्य के अंदर अमीनो अम्लों को लाने के लिए। आगे बात समझ, ये अमीनो अम्ल को लाने के लिए फिर चला जाएगा। अब देखो यहां कौन सा टीआरएनए आएगा बताओ, यू का पूरक बताओ, यू का पूरक ए का पूरक यू और फिर ए का पूरक यू, ये यहां पहुंच गया, ठीक है। और इस पर भी एक अमीनो एसिड लगाए, ये मान लो 3 नंबर अमीनो एसिड लगाए। अब 2 और 3 में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? अब ये ट्राई पेप्टाइड बन गया इस तरह से। आगे बात समझ। और अब ये राइबोसोम जैसे ट्राई पेप्टाइड बनता है, राइबोसोम फिर एक कोडोन आगे शिफ्ट हो जाता है, यानी अब ये राइबोसोम अगले कोडोन पर शिफ्ट हो गया। क्लियर? अब ये राइबोसोम की जो ये वाली प्लेट थी, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये भी आगे खिसक जाती है राइबोसोम के साथ साथ, तो यानी ये वाली प्लेट तो अगले कोडोन पर पहुंच गई, ये यहां पहुंच गई, और ये वाली जो प्लेट थी ये यहां पिछले कोडोन पर आ गई, इस जगह पर। अब 3, 2, 1 तीनों अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, तीसरे के साथ दूसरा, दूसरे के साथ पहला, तो ये सारा जो राइबोसोम होता है ये आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। राइबोसोम आगे शिफ्ट हो गया, यहां आ गया, और तीसरे के साथ दूसरा जुड़ा है, दूसरे के साथ पहला जुड़ा है, ये वाला टीआरएनए खाली हो जाता है, ये फिर कोशिका द्रव्य में चला जाता है अमीनो एसिड लाने के लिए। आ रही है बात समझ? अब ये यहां फिर एक टीआरएनए आएगा, है ना, वो भी अमीनो एसिड लाएगा, तो ये फिर टेट्रापेप्टाइड बन जाएगा, फिर वो राइबोसोम आगे खिसकेगा। क्लियर? कब तक खिसकता रहेगा? जब तक कि समापन कोडोन नहीं आ जाता। लग गया पता? जैसे ही समापन कोडोन आएगा, वो टीआरएनए किसी भी अमीनो अम्ल को व्यक्त नहीं कर रहा होगा। जैसे मान लो अगला ही टीआरएनए आ जाए सपोज, जो किसी भी अमीनो अम्ल को व्यक्त ना कर रहा हो, तो अब देखो क्या ये 4 नंबर आगे किसी से जुड़ पाएगा क्या? बताओ, ये 4 नंबर वाला अमीनो एसिड यहां किसी से जुड़ पाएगा क्या? ये कोई अमीनो एसिड ही नहीं पड़ा यहां टीआरएनए के एक छोर पर अमीनो एसिड है ही नहीं, इस छोर पर, तो क्या ये 4 नंबर वाला आगे जुड़ेगा क्या कहीं से? नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना। लेकिन राइबोसोम तो आगे खिसक जाएगा ना, राइबोसोम ने तो आगे खिसकना ही खिसकना है। पहले राइबोसोम यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। अब 4 नंबर वाला किसी से जुड़ नहीं पाया, वो तो यहीं पड़ा रहा अपनी जगह पर, नहीं तो वो एक कदम आगे चला जाता, वो भी पेंटापेप्टाइड बन जाता ना, वो भी एक कदम आगे चला जाता। लेकिन अब वो कहीं खिसक नहीं पाया, वहीं पड़ा रहा अपनी जगह पर ही। राइबोसोम आगे शिफ्ट हो ही जाएगा, राइबोसोम आगे शिफ्ट हो गया, तो ये फिर श्रृंखला से बाहर चला जाता है, कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। इस प्रकार प्रोटीन जो है कोशिका द्रव्य में फ्री हो जाते हैं। समझ आई बात? राइबोसोम तो एक कदम आगे खिसक ही जाएगा, है ना, राइबोसोम के खिसकते ही प्रोटीन फ्री हो जाएगा पीछे। तो इस तरह एमआरएनए टेम्पलेट का काम कर रहा है, और प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के कणों के अंदर हो रहा है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना कह रहे हैं। और आरएनए का जो आरआरएनए का जो काम है वो राइबोसोम का संश्लेषण करना ही है, और टीआरएनए जो होता है वो 1 बाई 1 अमीनो एसिड को लेकर आता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है प्रोटीन संश्लेषण की। समझ आई या नहीं आई बताओ ना? तो ये आपके वैसे बायो का टॉपिक है ना, अपने केमिस्ट्री में ठीक है कि यूज है, और पुरानी बुक्स जो थी ना, बहुत पुरानी, उनमें ये सारा प्रोसेस दिया हुआ था, मैंने इसलिए करवा दिया। आजकल ये नहीं होता है पूरा टेक्निक, लेकिन उसमें ऐसे तो नहीं बताया हुआ, उसमें सिंपल वे में बताया हुआ था बिल्कुल कि कैसे कैसे चलता है, तो मैंने मोटी मोटी सारी बातें आपको बता दी हैं। तो इस तरह से प्रोटीन का संश्लेषण होता है।
तो ये हमारे पास डीएनए के या न्यूक्लिक अम्लों के मुख्य कार्य आ गए। अब आता है हमारा टॉपिक विटामिन। विटामिन विटामिन शब्द जो है ना वो दो से बना हुआ है, एक तो वाइटल और दूसरा एमीन। वाइटल एमीन, वाइटल यानी जीवों में पाए जाने वाले एमीन विटामिन कहलाते हैं। जीवों में पाए जाने वाले एमीन जो होते हैं उन्हें हम विटामिन कहते हैं। और विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो वसा विलेय और दूसरे जल विलेय। फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, दो कैटेगरी रहती है विटामिन की, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, वसा विलेय और जल विलेय। वसा विलेय कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के। जल विलेय कौन कौन से हैं? बी और सी। बी और सी। बी और सी। तो जो जल में घुलते हैं वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं, मूत्र द्वारा त्याग दिए जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। और ये वसा में घुलते हैं, इसलिए वसा हमारी बॉडी के अंदर है तो ये बॉडी में स्टोर रहते हैं। ये बॉडी में स्टोर रहते हैं, तो ये तो हमारी बॉडी में रहेंगे, ये हमारी बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। अब बताओ किनको रोज लेना जरूरी है? बताओ, जो बॉडी में स्टोर है उनको या जो त्याग दिए उनको? जो स्टोर नहीं है उनको ना, जो त्याग दिए गए उनको रेगुलर लेना जरूरी है। तो ये रेगुलर डाइट में होने जरूरी है, हमारे रेगुलर डाइट के अंदर होने चाहिए जो जल में घुलते हैं। तो कौन कौन से? एक तो बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, इनको रेगुलर डाइट में लेना जरूरी है क्योंकि ये वसा में नहीं घुलते। और वसा में कौन कौन से घुलते हैं? जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं वही घुलते हैं वसा में। देखो भगवान ने भी बड़ा बढ़िया सिस्टम बना रखा है। ये जो विटामिन है ना, ए, डी, ई और के, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। बी और सी से इतना कुछ नहीं होता। बी की कमी से क्या होता है? बी की कमी से पता होगा आपको, बी की कमी से विटामिन बी के अगर क्या होता है, बेरी बेरी में क्या होता है, क्या बेरी बेरी रोग? ये तो सही है, बी से बेरी बेरी होगा, है ना, भूख नहीं लगती आदमी को। और भी बी होते हैं, जैसे B2 होता है जिससे मुंह में छाले हो जाते हैं ना, मुंह में छाले हो जाते हैं। और जो हमारे होठ, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मसल्स में ऐंठन वो अलग अलग है ना। जो B6 है वो ऐंठन क्रिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें बी बहुत सारे होते हैं, और B12 भी होता है एक, जिसमें आप लोग पढ़ते हो एनीमिया डिजीज, है ना, साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं B12 को। एनीमिया डिजीज को खोज करता है वो, रक्त अल्पता, परनीशियस एनीमिया, परनाशी रक्त अल्पता बोलते हैं हम लोग। और सी से क्या होता है? सी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है स्कर्वी में? ये तो पता होगा, स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी में दांतों और मसूड़ों से खून आने लगता है ना, खून आता है दांतों और मसूड़ों से। बी में भूख नहीं लगती और मुंह में छाले हो जाते हैं। तो छोटे मोटे रोग हैं ये, दांतों मसूड़ों से खून आना, मुंह में छाले होना। इसलिए मुंह में छाले होने पर अपने कैप्सूल खाते हैं, पता है ना, बीकासूल। पता है या नहीं पता? बताओ, पता होगा सबको, है ना। तो ये इसका नाम ही इसीलिए बीकासूल है। ये बी का कैप्सूल है, विटामिन बी का कैप्सूल है, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया? बीकासूल, यानी बी का कैप्सूल। ठीक है, ये बी का कैप्सूल है, विटामिन बी का। तो मुंह में छाले होते हैं तो विटामिन बी से दूर हो सकते हैं, तो ये बीकासूल हम लोग लेते हैं, यानी बी का कैप्सूल हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटे मोटे रोग हैं। लेकिन आप देखो, जो ऊपर विटामिन जो वसा में घुले, जो हमारी बॉडी में स्टोर हुए, वो देखो कितने इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। अगर वो नहीं वसा में स्टोर होते, उनमें से कोई पानी में घुलता, तो कितनी दिक्कत हमें होती। आप सोच के देखें, एक ही कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ, एक ही कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। एक ही कमी से रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी में होता क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस है, यानी रात को दिखना बंद हो जाता है।
तो अब अगर सपोज करो कि ए अगर जल में घुल रहा होता तो ये मूत्र के द्वारा त्याग दिया जाता, ए की कमी हो जाती तो रात को दिखना बंद हो जाता। तो विटामिन ए की शीशियाँ पड़ी होती है हमारे पास, तो फटाफट ले लेगा, रात को दिखेगा नहीं तो। समझ आई बात क्या है ना। तो रतों दी नाइट ब्लाइंडनेस बोल रहा था, बोल में कादर खान को था ये रोग, देखिएगा फिल्म है ना। तो उसमें उसको शाम को दिखना बंद हो जाता है, तो वो स्थिति हो जाती है हमारी, है ना। अब देखो डी से क्या होता है, डी से बताओ, डी से रिकेट्स। छोटे बच्चों में तो रिकेट्स बोलते हैं, रिकेट्स। ये बहुत समस्या आ रही है आजकल, डी वाली, विटामिन डी वाली। छोटे बच्चों में रिकेट्स बोलते हैं और बड़ों में बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोकोरोसिस या ओस्टियोमलेशिया ना, अस्थि भंगुरता। अगर हम लोग हिंदी में इसकी बात करें तो अस्थि भंगुरता, हड्डियां खोखली हो जाती हैं, हड्डियां भंगूर हो जाती हैं। छोटे बच्चों में रिकेट्स बोलते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बड़ों में अस्थि भंगुरता बोलते हैं, मतलब हड्डियां खोखली हो जाती हैं। डॉक्टर आजकल कहता है हड्डियां खोखली हो गई हैं, कहता है ना। जो हम लोग 50 से ऊपर वाले जितने ही है ना, उनके हाथ पैर टूटते हैं बुरी तरह से, तो डॉक्टर जाते तो ये कहते हैं यार आपकी हड्डियां जो है खोखली हो चुकी है, उनको ये डिजीज हो चुकी है, विटामिन डी की कमी हो चुकी है उनके अंदर। तो वो कैल्शियम के कैप्सूल देता है फिर उनको, है ना, क्योंकि विटामिन डी, कैल्शियम होता है विटामिन डी के अंदर, तो फिर उनको कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। समझ आ गई बात। तो अब सपोज करो कि अगर डी हमारे वाटर सोल्यूबल होता तो मूत्र द्वारा त्याग दिया जाता, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता, तो हड्डियां टाइम से ही खोखली हो जाती है अपनी। सही है, भागता ही नहीं कोई, भागते ही क्या होता, टूट जाती हड्डियां। थोड़ा सा कोई खींच लेता हाथ तो इतनी हड्डी टूट जाती है, यार तूने हाथ खींच लिया मेरा। तो ये हाथ पैर खींचने वाले जो आजकल फ्रेंड सर्किल में अपने क्या करते हैं, खींच लेते हैं एक दूसरे का हाथ जोर से, है ना। तो उस स्थिति में क्या होता है, ये हड्डियां टूटने लग जाती। ई की अगर कमी हो जाए तो नपुंसकता, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, स्टीराइल, है ना, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। तो बंध्यता बोलते हैं, नपुंसकता बोलते हैं, जनन क्षमता में कमी आना। तो ई भी अगर वाटर सोल्यूबल होता तो फिर नपुंसकता। और के से क्या होता है बताओ, के से विटामिन के क्या काम करता है, रक्त का अगर के की कमी हो जाए ना, के का काम रक्त का थक्का बनाना है, ब्लड क्लोट, है ना, ब्लड की क्लोटिंग करता है विटामिन के, ब्लड की क्लोटिंग विटामिन के थ्रू होती है। अब मान लो के की कमी हो जाती तो रक्त का थक्का नहीं बनता, खून निकलता रहता और आदमी मर जाता। तो इसीलिए के भगवान ने क्या किया, वाटर सोल्यूबल कर, फैट सोल्यूबल कर दिया, के फैट में घुल जाए ताकि बॉडी में रहे, ब्लड की क्लोटिंग तुरंत हो जाए। समझ आ गई बात। तो जो बहुत ज़्यादा जरूरी है ना वो फैट सोल्यूबल है। जो ये छोटे मोटी बीमारियां करते हैं कि छाले हो गए मुंह में, दांत मसूड़ों से खून आने लग गया, तो ये छोटी मोटी बीमारियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, समझ गए। दोनों तरीके से सोच सकते हो, या तो डायरेक्ट याद कर लेना या ये सोच लेना छोटी मोटी बीमारियों वाले वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, और मोटी मोटी बीमारियों वाले सारे वो फैट सोल्यूबल है, क्योंकि उनका होना जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर, अदरवाइज कहानी खत्म हो जाती। ठीक है, समझ आ गई बात। तो रोग आपको ध्यान ही है मोटे मोटे कि ए से क्या होता है, ए से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, बी से, बी में कई है, B1, B2, B12 जो मेन है, B1, B2, B6 भी होता है, B6 भी आपको मैं बता दूंगा। B6 क्या है, स्टोमक में कन्वल्जन यानी पेट में मरोड़े पड़ने लगते हैं B6 से। B1 से बेरी होता है, B1 को थायमिन बोलते हैं हम लोग, बेरी रोग होता है। B2 राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन। तो हम लोग जो बागड़ी बोलते हैं ना, वैसे बोलते हैं, मुंह में फाले हो गए, फाले, छाले नहीं बोलते, वो फाले बोलते हैं। सही है क्या बात मेरी, है ना, वैसे बोलते हैं फाला हो गया क्या। तो ये फ्लेविन से फाले दिख जाएंगे आपको ना, इसका नाम याद कर लो, B2 फ्लेविन है, फ्लेविन में फाले दिख जाएंगे आपको। सही है, तो फाले वास्तव में क्या होता है, छाले होते हैं, मुंह में छाले होने लगते हैं, होठ की जो साइडें होती हैं होठ की वो फटने लगती है।
ठीक है, होंठ होठों का विदारण होने लगता है, साइडें जो होती है कटने लग जाती है, बिल्कुल किनारे कटने लग जाते हैं होठों के। देखा होगा आप लोगों ने, कईयों में किनारे जो होते हैं वो कटे होते हैं, वो B2 की कमी से होता है। B6 जो है, B6 को पिरिडोक्सिन पसूरी बोलते हैं हम लोग। इससे स्टोमक कन्वल्जन यानी पेट में मरोड़े पड़ना, पेट में मरोड़े उत्पन्न होते हैं। B12 साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन, B12 साइनोकोबालमिन के नाम से जाना जाता है। परनीशियस एनीमिया, माइक ऑफ कर दें अपना। परनीशियस एनीमिया, परनाशी रक्त अलपता बोलते हैं हम लोग हिंदी में इसको, परनाशी रक्त अलपता, परनाशी रक्त अलपता के नाम से जाना जाता है। परनाशी रक्ताल्पता लिख देते हैं अपने इकट्ठा इसको, है ना, ए प्लस ए बराबर आ बन जाता है, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। तो परनाशी रक्त अलपता। उसके बाद सी पर चलेंगे तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, दांतों और मसूड़ों से खून निकलने लगता है। डी पे चलेंगे तो दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती है, दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती है। बच्चों में रिकेट्स के नाम से जाना जाता है इसे, और बड़ों में ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोमलेशिया, हिंदी में बोले तो अस्थि भंगुरता, अस्थि भंगुरता। ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है यानी नपुंसकता आ जाती है। और के की कमी से क्या होता है, के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती। तो ये मेन मेन विटामिन और उनसे होने वाले रोग। क्लियर? चलें आगे एंजाइम पर, जो हमारा मेन टॉपिक है ना, एंजाइम। बायो कैटालिस्ट होते हैं एंजाइम, जैव उत्प्रेरक। क्यों बोलते हैं जैव उत्प्रेरक इनको, बायो कैटालिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ऑर्गेनिज्म में होने वाली केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, इसलिए इनको बायो कैटलिस्ट बोला जाता है, बायो कैटलिस्ट बोला जाता है एंजाइम्स को। और अगर हम एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन देखें, एंजाइम्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो एंजाइम होते हैं ओथलिस, इतनी कैटेगरी है एंजाइम की, ओथलिस, OTHLIS। ओ का मतलब ओ का मतलब क्या, ओ का मतलब ओ होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब तो पता लग गया होगा नाम से। किसको बोलोगे बताओ, ऑक्सीडो रिडक्टेज। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन में, ऑक्सीकरण और अपचयन में भाग लेता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्लियर? ओ से ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो ऑक्सीकरण अपचयन में भाग लेता है, जो ऑक्सीकरण अपचयन में भाग ले वो ऑक्सीडो रिडक्टेज है। टी से, टी से क्या होगा, टी से होगा ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज मतलब जो समूह स्थानांतरण में भाग लेता है, ग्रुप ट्रांसफर में भाग लेता है, समूह स्थानांतरण में, ग्रुप ट्रांसफर में, ठीक है, समूह स्थानांतरण में भाग लेगा वो ट्रांसफरेज एंजाइम है। फिर एच से आता है हाइड्रोलेज, एच से क्या आएगा, हाइड्रोलेज, जो
जल अपघटन में पार्टिसिपेट करेगा, हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा, वो हाइड्रोलेज है। एल से आता है लाइसेज। लाइसेज जो अपघटन में भाग लेता है, अपघटन में, जल अपघटन नहीं बोलेंगे, अपघटन में, यानी ये तोड़ेगा पर जल का यूज नहीं करेगा। जैसे देखो ऑक्सीडोडक्टाइज क्लियर है, ओ से ऑक्सीडोडक्टाइज, ऑक्सीडोडक्टाइज मतलब जो कौन सी भी क्रिया में भाग ले रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, है ना, ऑक्सीकरण अपचन में। फिर टी से आता है ट्रांसफरेज जो समूह स्थानांतरण में भाग ले रहा है। फिर एच से आता है हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज जो जल अपघटन में भाग ले रहा है, जल अपघटन में, है ना। जैसे देखो आप, जैसे ये देखो BA+HOH क्या होगा, HA+BOH, तो इसने जल का यूज हुआ, तो अगर इस श्रेणी का कोई एंजाइम हम लिखेंगे ना तो हाइड्रोलाइज कैटेगरी में आएगा। इस रिएक्शन में अगर कोई एंजाइम आएगा तो हाइड्रोलाइज कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब मान लो BA सीधा ही तोड़ देते हम B+A में, तो BA तो टूट गया B और A में, है ना, टूट तो गया, पर क्या इसने जल का यूज किया, क्या नहीं किया। तो ये लाइसेज श्रेणी का एंजाइम है, ठीक है, लाइसेज श्रेणी का एंजाइम है। जैसे अपने देखो सुक्रोज में पढ़ा था ना, सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो कौन कौन क्या क्या बनता है उसमें, देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एंजाइम कौन सा लिया था बताओ सुक्रोज के जल अपघटन में, एंजाइम इन्वर्टेज। तो अगर इन्वर्टेज की श्रेणी पूछ ली जाए ना तो इन्वर्टेज इस श्रेणी का एंजाइम है, जल का यूज करते हुए सुक्रोज को तोड़ रहा है वो। आगे बात समझ, हाइड्रोलाइज कैटेगरी का एंजाइम है वो, लग गया पता। ऐसे ही देखो लैक्टोज को तोड़ते हैं हम लैक्टेज की उपस्थिति में, है ना, तो वहां भी जल का यूज होता है, तो वो भी हाइड्रोलाइज कैटेगरी का एंजाइम है। अब आप देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज जाइमेज की उपस्थिति में क्या बनाता है बताओ, जाइमेज की उपस्थिति में ग्लूकोज पढ़ा ना हमने, ग्लूकोज जाइमेज की उपस्थिति में पढ़ा होगा हम लोगों ने, किन्वन रिएक्शन है ये, अल्कोहल और CO2 बनाता है, पता है ये तो। ग्लूकोज जाइमेज की उपस्थिति में अल्कोहल और CO2 में टूट जाता है। अब देखो जाइमेज ग्लूकोज को तोड़ रहा है अल्कोहल और CO2 में, क्या जाइमेज ने जल का यूज किया, क्या नहीं किया, है ना। तो जाइमेज किस कैटेगरी का है, जाइमेज जो है वो लाइसेज कैटेगरी का है, लाइसेज कैटेगरी का एंजाइम है। तो इस तरह से ये एंजाइमों की कैटेगरीज हैं सारी, ठीक है, कौन सा एंजाइम किस कैटेगरी में जाएगा वो पता लगता है। फिर आई से क्या होता है, आई से होता है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज यानी जो समावयवीकरण में भाग ले जाए, जैसे कोई ऐसा एंजाइम हो जो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदल दे, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदल दे, तो ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज भी C6H12O6, है ना, तो C6H12O6 C6H12O6, तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल गया, तो दोनों समावयवी हैं, तो उसमें जो एंजाइम आएगा, दोनों आइसोमर हैं, तो उसमें जो एंजाइम आएगा वो आइसोमेरेज कैटेगरी का होगा, क्लियर। फिर आ रहा है सिंथेटेज, S4, सिंथेटेज जो सिंथेसिस करेगा, संश्लेषण करेगा, यानी हम कह सकते हैं नए बंधों का निर्माण करेगा, जोड़ेगा किसी ना किसी को, नए बंधों का निर्माण करेगा, वो इस कैटेगरी का है। लाइगेज इसी कैटेगरी में आता है। लाइगेज क्या करता है, लाइगेज DNA लाइगेज पढ़ते हो ना आप लोग, लाइगेज क्या करता है, दो टुकड़ों को आपस में जोड़ता है, दो टुकड़ों को आपस में जोड़ता है, यानी नए बंध बनाता है वो। तो जो लाइगेज एंजाइम है ना वो इसी कैटेगरी में आता है, सिंथेटेज कैटेगरी के अंदर, क्लियर। तो ये एंजाइमों का वर्गीकरण है ओथलिस, ओथलिस याद रखने का तरीका है OTHLIS। O से ऑक्सीडोडक्टेज, T से ट्रांसफेरेज, H से हाइड्रोलेज, L से लाइसेज, I से आइसोमेरेज और S से सिंथेटेज। तो ये 6 कैटेगरी है
एंजाइमों की, सारे एंजाइम इन्हीं कैटेगरीज के अंदर आएंगे। अब एंजाइम जो होता है, एंजाइम का आपने एमिल फिशर का पढ़ा होगा, एक ताला चाबी सिद्धांत, सबने, है ना। अगर एंजाइम की हम लोग देखें कि एंजाइम कैसे काम करता है, तो मैकेनिज्म अगर हम लोग समझें एंजाइम की, तो एंजाइम की दो मैकेनिज्म रहती हैं। एक तो की लोग थ्योरी, ताला चाबी सिद्धांत, और दूसरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, सक्रियत संकुल सिद्धांत। की लोग थ्योरी क्या कहती है? देखो, की लोग थ्योरी, जिस प्रकार से किसी लॉक को खोलने के लिए एक विशेष चाबी की जरूरत होती है ना, लॉक किसी मर्जी चाबी से तो नहीं खुलता ना, एक स्पेसिफिक लॉक को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक चाबी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए बताओ? उसी प्रकार एक विशेष सबस्ट्रेट, एंजाइम जिस अभिकारक पर काम करता है उस अभिकारक को, उस रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोलते हैं। एक विशेष सबस्ट्रेट पर काम करने के लिए एक विशेष एंजाइम चाहिए, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर वर्क करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए। जैसे देखो, माल्टोज को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा बताओ? माल्टोज को कौन सा तोड़ेगा? माल्टेज ही तोड़ेगा ना, है ना, 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा इसको। ये तो नहीं है ना कि आज माल्टेज तोड़ रहा है और कल इसको जाइमेज भी तोड़ देगा। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता ना। तो ये की लोग थ्योरी का एग्जांपल है कि एक विशेष एंजाइम एक विशेष सबस्ट्रेट पर काम करेगा, एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर काम करेगा, यानी एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटालाइज करेगा। क्लियर? ये की लोग थ्योरी है। इसमें मेन क्या होता है, जैसे जो एंजाइम है, जैसे ये मान लो एंजाइम है, अब सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जो उस एंजाइम के साथ पूरी तरह से जुड़ सके, यानी चाबी ऐसी होनी चाहिए, ताला चाबी ऐसे होनी चाहिए जो एक दूसरे में फिट हो सके। अब चाबी बड़ी ले आए, ताला छोटा हो, खुल जाएगा क्या? और ताला बड़ा ले आए, चाबी छोटी हो, खुल जाएगा क्या? नहीं खुलेगा ना। यानी कुल मिलाकर जैसे ये एंजाइम है, तो सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जो इसके साथ पूरा यहाँ कॉम्प्लेक्स तैयार कर ले, इस तरह से ये जुड़ जाए ना। एंजाइम सबस्ट्रेट एक दूसरे में समाहित हो जाने चाहिए, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ने चाहिए। और फिर क्या होता है, एंजाइम तो एज इट इज मिल जाता है जैसा था, और सबस्ट्रेट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मान लो टूट गया तो ये प्रोडक्ट बन गया, है ना। एंजाइम तो एज इट इज मिल गया, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या है? देखो, सक्रियत संकुल सिद्धांत क्या है? इसको मध्यवर्ती सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, एंजाइम मध्यवर्ती सिद्धांत, एंजाइम इंटरमीडिएट थ्योरी। एंजाइम होता क्या इसमें, एंजाइम सबस्ट्रेट पर क्रिया करेगा, ES कॉम्प्लेक्स बना देगा, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, बड़ा ब्रैकेट जो होता है उपसंयोजक यौगिक को बताता है ना, बड़ा ब्रैकेट उपसंयोजक यौगिक को यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, संकुल को, कॉम्प्लेक्स को बताता है। तो ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल जो होता है, ये थ्योरी कहती है कि एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल एंजाइम इंटरमीडिएट संकुल में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम इंटरमीडिएट संकुल में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसे एंजाइम मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। एंजाइम इंटरमीडिएट संकुल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एंजाइम इंटरमीडिएट संकुल जो होता है वो एंजाइम प्रोडक्ट संकुल यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है,
और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4 स्टेप होते हैं इसके। अब याद रखने का तरीका देखो, 4 स्टेप। वैसे कभी क्वेश्चन आया नहीं है इनसे, ठीक है, पर फिर भी अपने इसको तैयार करें, बहुत आसान है। ये तो फाइनल है ना कि पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में ये तो सबको पता है कि पहले स्टेप में एंजाइम किससे जुड़ेगा, सबस्ट्रेट से। ये तो फिक्स है कि पहले स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ता है, तो ES कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। और लास्ट स्टेप भी फाइनल है कि E+P बनना है। लास्ट स्टेप भी फाइनल है ना कि एंजाइम और प्रोडक्ट ही बनेगा। तो एंजाइम और प्रोडक्ट किससे बन सकता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से बन सकता है। क्लियर, ये फर्स्ट स्टेप है और ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो बीच में दूसरा और तीसरा स्टेप आपको चाहिए, दूसरा और तीसरा स्टेप आपको चाहिए। तो ये तो फाइनल है कि चौथे स्टेप में जो हमने एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स लिया है वो तीसरे में बनेगा, तभी तो हम चौथे में यूज करेंगे ना, सही है। अगर वो तीसरे में बनता ही नहीं तो चौथे में कहां से यूज कर लेते हम लोग। तो तीसरे में वो बना तभी हमने चौथे में यूज किया उसको, ठीक है। तो तीसरे में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। अब बचा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था उसको हमने सेकंड स्टेप में यूज कर लिया, सही है। फर्स्ट स्टेप में जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना उसको हमने सेकंड स्टेप में यूज किया। आगे बात समझ। तो अब एक ही तो आपको ढूंढना रह गया, यही तो क्वेश्चन मार्क रह गया आपके पास। ये एंजाइम मध्यवर्ती संकुल है जो बीच में बनता है, ठीक है। तो ये बनता है एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, EI कॉम्प्लेक्स, और EI कॉम्प्लेक्स आगे कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ गई बात। बहुत आराम से आप लोग पहुंच जाएंगे ना चारों स्टेप पर। बाकी कभी पूछे नहीं है ये उसने, पर फिर भी अगर पूछता है तो क्या कह सकता है हमारे को कि एंजाइम मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत के अनुसार एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल किसमें परिवर्तित होता है। तो अपने को पता होना चाहिए, वो ऑप्शन दे सकता है हमारे को। एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल एंजाइम और सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होता है, एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है, या एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि ES किस में कन्वर्ट होता है, ES EI में कन्वर्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है वहाँ EI किस में कन्वर्ट होता है ना, एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट होता है। तो अपने को पता होना चाहिए किस में कन्वर्ट होता है, EI EP कॉम्प्लेक्स में, है ना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये चारों स्टेप अपने को क्लियर करने हैं। बाई चांस अगला क्वेश्चन पुट कर दे हमारे आगे तो हमें आंसर पता होना चाहिए। आगे बात समझ। अब नेक्स्ट आता है एंजाइम का जो फंक्शन है, एंजाइम कैसे उस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ठीक है। एंजाइम क्यों सबसे बेस्ट कैटलिस्ट माना जाता है। एंजाइम जो है ना सबसे बेस्ट कैटालिस्ट है। जितना एंजाइम किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है ना, उतना कोई भी नहीं बढ़ा सकता। एंजाइम रिएक्शन के रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और जितना एंजाइम रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है उतना और कोई भी इंक्रीज नहीं कर सकता। तो एंजाइम जो होते हैं बेस्ट कैटलिस्ट होते हैं। ऐसा क्यों, देखो ऐसा क्यों होता है। कोई भी जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। किसी भी रिएक्शन को हम लोग यूं ग्राफ हम लोग बनाते थे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ऐसा ग्राफ बनाया जाता है हमारी केमिस्ट्री के अंदर। हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है इसको, है ना। इस तरह का ग्राफ बनाया जाता है। ये यहाँ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट होते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अभिक्रिया की प्रगति भी बोल सकते हैं। यहाँ रिएक्टेंट होता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गए। और यहाँ जो होता है वो सक्रियत संकुल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है इस पोजीशन पर। अगर हम लोग जीरो से बात करें, जीरो से बात करें, यहाँ से बात करें, तो जितनी एनर्जी चाहिए इतनी एनर्जी चाहिए, है ना। जीरो से अगर काउंट करें तो
यहां तक पहुंचने के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पहाड़ चढ़ना ही मुश्किल होता है, पहाड़ उतरना तो बहुत आसान है, या नहीं भाई? हम यहां से शुरू हों तो ये पहाड़ चढ़ना ही मुश्किल है, उतरना तो बहुत इजी है। या उतरने में भी एनर्जी चाहिए होती है, बताओ? अगर आपको मैं कहूं ऊंचाई से नीचे जाना है तो इसके लिए एनर्जी चाहिए क्या आपको, बताओ? ऊपर से नीचे जाने के लिए नहीं चाहिए, है ना? यहां पर आते ही अपने यहीं आके रुकेंगे, बीच में कोई सिचुएशन नहीं आएगी जहां हम रुक जाए, है ना? लेकिन जब हम लोग पहाड़ ऊंचाई चढ़ रहे होते हैं तब बताओ एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, बताओ? तो सारी एनर्जी यहां तक पहुंचने के लिए ही चाहिए। और अगर मैं जीरो से काउंट करूं तो जो टोटल एनर्जी मेरे को चाहिए जीरो से, वो होती है देहली ऊर्जा, थ्रेश होल्ड एनर्जी। टोटल जीरो से अगर देखी जाए तो, ठीक है? जैसे अब पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, बताओ? पासिंग मार्क्स पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ये बताओ? टोटल 33 नंबर, 33 चाहिए ना, वो दिल्ली ऊर्जा है जो टोटल चाहिए जीरो से। अब आप खुद सोचो, अगर अपने कुछ भी ना पढ़ाए बच्चे को, कुछ भी ना पढ़ाए, ठीक है, पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ाया हमने, सपोज, क्या वो बच्चा जीरो नंबर लाएगा क्या, बताओ? पेपर के अंदर वो पेपर में चला गया, क्या उसका नंबर जीरो आएगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो लाएगा, 3 4 5, है ना? कुछ ना कुछ तो लाएगा वो। इसका मतलब रिएक्टेंट के पास, खुद के पास भी कोई ना कोई एनर्जी होती है, बच्चा रिएक्टेंट है, ठीक है? तो ये जो रिएक्टेंट है ना, इसके पास खुद के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। ये रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी होती है, औसत ऊर्जा होती है। कुछ ना कुछ ऊर्जा तो उसके खुद के पास भी है भाई। 33 में से 4 5 नंबर लाने की क्षमता तो वो भी रखता ही है, या नहीं रखता, बताओ? तो अब अपने को कितने दिलाने हैं बाकी के? बाकी के 5 वो ला सकता है, तो अपने को कितने दिलाने हैं? 28। 28 दिलाने हैं ना। तो टोटल 33 चाहिए थे, वो दिल्ली ऊर्जा थी। 5 वो खुद ला सकता है और 28 अपने को दिलाने हैं। तो वो जो अपने को दिलाने हैं ना, वही सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी वही है। क्लियर? अब जिन मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, यानी जिनको 28 नंबर मिल जाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे, यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे बात समझ लग रहा है? पता ना, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे जिनको 28 नंबर मिल गए। और जिनको 28 नहीं मिले, वो जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम रहेगी, वो यानी ये पहाड़ ही नहीं चढ़ पाए, है ना, वो यहीं आके रुक गए। तो जो यहां रुक गया, तो क्या वो यहां पहुंच जाएगा क्या, बताओ? जो यहां रुक गया वो यहां नहीं आ सकता, वो वापिस इधर ही आएगा, इसी साइड ही। क्लियर? अब एंजाइम कौन है? एंजाइम है हमारा जो बोर्ड है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, वो एंजाइम है। वो आया, उसने कहा 10 नंबर मेरी ओर से दे दो। शुरू शुरू में 10% जाते थे, पहले जाते ही नहीं होते थे। 28 के 28 नंबर टीचर ने दिलाने होते थे, है ना, बच्चे को। अब बोर्ड आया, बोर्ड कहता एंजाइम है, बोर्ड ने कहा 10 मैं देता हूं बच्चे को 10 मैं देता हूं। तो अब 5 वो खुद ला सकता है, देखो 5 तो बच्चा खुद ला सकता है, 10 बोर्ड ने दे दिए। तो अब बताओ टीचर को कितने दिलाने बाकी के? 18। तो यानी अब एंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, रास्ता बदल दिया उसका। अब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई, 18 नंबर हो गई। समझ आई बात या नहीं आई, बताओ? लग गया पता? बोर्ड एंजाइम है। अब आप देखो, पहले रिजल्ट रहता होता था, पता कितना? पुराने टाइम में आपको भी पता होगा, है ना, जब हम लोग 10th पढ़ते थे ना, तो 40% रिजल्ट रहता था, 45% रिजल्ट रहता था बोर्ड का। अब देखा आपने कितना रहता है? ओवरऑल 40-45% ही पास हुआ करते थे। फिर बीच में एक जब 10, है ना, अब 90-90% रहने लग गया। क्यों रहने लग गया? क्योंकि अब एंजाइम ने क्या कहा,
यार मेरी ओर से 20 नंबर दे दो, सही है, एंजाइम ने 20 नंबर दे दिए, 5 बच्चा खुद ला सकता है। अब बच्चे को कितने, अब टीचर ने कितने दिलाने हैं बताओ, कितने दिलाने हैं? सिर्फ 8 ही दिलाने हैं। देखो आप, समझ आ रही है बात? एक्टिवेशन एनर्जी और कम हो गई, 8 ही रहेगी अब, लग गया पता? तो रिएक्शन का रेट और बढ़ गया, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाने लगे, 90% रिजल्ट आने लग गया बोर्ड का, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे। अब आ गया कोरोना, पिछले साल आ गया ना कोरोना, पिछले कोरोना आ गया। अब बोर्ड ने क्या कहा बताओ? पेपर हुए थे क्या पिछले साल बोर्ड के? कोविड में एग्जाम हुए थे क्या 10th और 12th के? नहीं हुए, है ना? कोविड में कोई एग्जाम नहीं हुआ 10th और 12th का, तो यानी अब सारे के सारे नंबर स्कूल से ही चले गए, मतलब बोर्ड ने दे दिए कि भेज दो इतने इतने। तो अब बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रहेगी? बच्चे को कितने लाने थे, हम टीचर ने कितने दिलाने थे उसको? पता लग गया होगा, 0 नंबर, है ना? अब बच्चा अगर कुछ भी नहीं लाया ना, तो भी क्या हुआ, वो पास हो गया या नहीं हुआ बताओ? तो बोर्ड क्या है? बोर्ड उत्प्रेरक है, एंजाइम है, कैटालिस्ट है, क्या कर रहा है ये? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को, संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। क्लियर? आगे बात समझ? तो ये आपका टॉपिक था एंजाइम। तो ये हमारा जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है।